अगेन आप सबका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। मेरा नाम स्नेहा पटेल है एंड आज हमारे साथ हैं योगेंद्र सर। सर आज का जो नमस्कार सर जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लोग उस पर सुनने के लिए, क्योंकि कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है। हमने इससे पहले हरियाणा इलेक्शन पर वीडियो की थी, इवन 2 बार हमने हरियाणा इलेक्शन पर वीडियो की, जिसमें हमने हरियाणा इलेक्शन के बहुत ही डीप डाउन पॉइंट्स की बात की थी, बहुत प्रेडिक्शंस की बात की थी, बट रिजल्ट्स तो सर बिल्कुल भी वैसे आए नहीं है। तो इन पे ही हम चर्चा करेंगे। आप तैयार हैं सर? जी बिल्कुल। सर जो रिजल्ट आए हैं वो एकदम अनएक्सपेक्टेड हैं, इस बात पे आपका क्या ख्याल है? हाँ, जैसे स्नेह आपने कहा था कि हमने इस इलेक्शन पे चर्चा की थी और मैंने भी कुछ प्रिडिक्शंस किए थे, सारी बात की थी। वो मेरे प्रिडिक्शन क्या, पूरे देश के प्रिडिक्शन जो इस बार हुआ है, जो प्रिडिक्शंस के साथ हुआ हो, ऐसा तो ये अभूतपूर्व कभी नहीं हुआ। पिछले जो लोकसभा इलेक्शन थे उसमें भी काफ़ी कुछ प्रिडिक्शन काफ़ी खराब हुए। जो मीडिया है, मेन लाइन का जो मेन मीडिया कहला जाता है, उसको वो तो सब कुछ 400 पार दिखा रहा था बीजेपी को, और पर वो सिमट की 240 पे। पर उस टाइम ये बात थी कि वो कुछ मिक्स आ रहे थे सोशल मीडिया पे, लोकल उस पे लोग वाकई कह रहे थे कि बीजेपी इतनी सीटें नहीं आ रही, तो उसमें मिक्स से आ रहे थे, तो उसमें जो है कंफ्यूजन समझ में आता है। पर इस बार तो जो हुआ वो अभूतपूर्व हुआ। इस बार तो क्या हुआ कि जितना लोकल मीडिया है जो हरियाणा में काम करता है वो सब, जितना एग्जिट पोल है वो सब, जितना मेन मीडिया है वो भी, और यहाँ तक कांग्रेस का पार्टी का इंटरनल सर्वे और बीजेपी का पार्टी का इंटरनल सर्वे, वो सब ऐसा दिखा रहा था कि कांग्रेस की एकदम भरपूर मेजोरिटी 60 से ऊपर ही सब दिखा रहे थे, और बीजेपी को सब 20 के आसपास दिखा रहे थे। और जो ये रिजल्ट आए वो बिल्कुल उलट आए। उसने तो सारे जितने भी स्थापित जो मान्यताएं थी, स्थापित पत्रकारिता थी, सबको बिल्कुल धत्ता दिखला दिया। ये बहुत ही अजीबोगरीब रिजल्ट आए और सबको चौंका दिया। सर रिजल्ट तो अजीबोगरीब आए ही, पर जैसा हमने पहली वीडियो में भी रणनीति की बात की थी, तो सर आपको क्या लग रहा है कि पार्टियों की क्या रणनीति थी और कहाँ पे गलत हो गया? बोलता है उस हिसाब से निकल जाते हैं तो बात ठीक नहीं लगती है, और जब रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर उस तरह से विश्लेषण बदलते चले जाते हैं, सब लोग उसका विश्लेषण कर देते हैं। अब इस तरह के रिजल्ट आए तो सब लोग, सारे एक्सपर्ट उस तरह से बोलने लग गए। अब वो इसमें अब ये आ रहा है, जो कई एंगल से बात आ रही है कि जो इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं कि भी जो कांग्रेस है वो उसके रिजल्ट इसलिए खराब हुए, उसके कई कारण बता रहे हैं कि एक तो कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया, दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई कई सीटें गलत बट गई, 11 सीटें गलत बट गई, और जिससे 11 सीट बहुत होती हैं। और एक दूसरा ये कह रहे हैं कि जो बागी लड़े कांग्रेस के 17, मतलब कि 12 बागी और 5 जो है छोटी पार्टियों के लीडर, उनका मार्जिन इतना था कि उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दिया, तो 17-11 ये 28 सीटें हो गई। तो इस तरह की रणनीति बता रहे हैं। फिर तीसरा ये बता रहे हैं कि जो हुड्डा ग्रुप है उसको ज़्यादा तवज्जो मिली, और एक इम्प्रेशन चला गया कि पार्टी एक ही कास्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रही, डोमिनेट कर रही है जाट पे, तो उसकी वजह से जो गैर जाट है वो इकट्ठा हो गया। और शैलजा का जिस तरह से लेट आना, रूट के बैठना, उसमें जो है जो एक बहुत बड़ा चंक आना था दलित वोटों का, उसमें कहते हैं कि वो उत्साह नहीं रहा, कि उन्हें लगा कि शैलजा के साथ ठीक नहीं हो रहा व्यवहार, तो ये गुटबाजी का भी कोई रीजन था रहे। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ जो बताने वाले कि बीजेपी की जीत क्यों हुई, तो जितने बीजेपी की खामियां थी वो तो खत्म हो गई, नहीं तो झगड़े वहां भी थे, सारी समस्याएं वहां भी थी। अब ये लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो मनोहर लाल को बदला 6 महीने पहले, वो बड़ा अच्छा फैसला रहा, और नायब सैनी को दिया तो उससे थोड़ा सा बैकवर्ड कास्ट पे फर्क आया, और नोराल की वजह से पंजाबी वोट जुड़ गया, गढ़ रहता है, यहाँ बीजेपी ने अच्छी वोट ली। नॉर्थ हरियाणा में कांग्रेस को अभी भी अच्छी मिली, इवन जाट लैंड में भी बहुत जगह बीजेपी को अच्छी सीटें मिल गई है। तो अब ये कुल मिला के इसके समीकरण इस तरह से बता रहे हैं कि इसको कोई बीजेपी की रणनीति बता रहा है, कोई कांग्रेस की विफलता बता रहा है, तो ये सब कारण कुल मिला के बता रहे हैं कि भी रिजल्ट इस हिसाब से हो जाता है। तो मसल में ये तो ऐसा हो जाता है, कई बार पहले लोग इस तरह से हो जाता है, कई बार लोग वोट पहले से लगाते हैं, बटन बाद में करते हैं, फिर कई बार बटन कोई बहुत अच्छे सोने वोने के बना लेता है,
तो उस हिसाब से कोर्ट सिलवा लेता है। तो अभी पहले लोग उस तरह से बोल रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, उस तरह से प्रिडिक्शन सारा एनालाइज आ गया। अब जो है इस तरह से आ गया कि बीजेपी जीत गई, तो उसके सारे रीजन आ गए कि इस वजह से जीत गई, इस वजह से आ रही है, इस वजह से कर रही है। तो ये था बात। सर वो तो फिर है ही, मीडिया उनका काम ही है, जो जीता उसकी साइड लेना। बट सर जैसे रणनीति की बात आती है तो हर पार्टी प्रिपरेशन करती है, रणनीति करती, तैयारी करती है इलेक्शन जीतने की। पर एक केस बहुत कॉमन आता है और इस इलेक्शन में भी वो सुनने को आया, ईवीएम का, कि उसमें कुछ गड़बड़ थी, उसमें कुछ लोचा था। सर उस पे क्या आपकी राय है? उसमें देखो, इसमें भी, हाँ, इस इलेक्शन में भी ईवीएम का आया, नए तरीके से आया। देखो ईवीएम पे एक तो बात यह है कि जब ये ईवीएम शुरू किया था तो ये कांग्रेस के टाइम में शुरू हुआ था, और जब 2009 में और उसमें कांग्रेस जीती तो जो स्वर्गीय अरुण जेटली है, स्वर्गीय सुषमा स्वराज है, और सारे बीजेपी के तमाम लीडरों ने इस ईवीएम का विरोध किया था कि इस ईवीएम को हटाया जाए। और अब जब 2014 के बाद ये विक्ट्री हो रही है तो हर चुनाव में ईवीएम का कोई ना कोई मुद्दा आता है। कई बार ईवीएम छेड़ी मिलती है, कभी ईवीएम चुनावी बूथ से बाहर मिलती है, गाड़ियों मिलती है, जीपों मिलती है, मतलब कि, और 19.5 लाख, एक और खबर है कि 19.5 लाख ईवीएम की FIR दर्ज है, वो ईवीएम अभी तक नहीं मिली। तो ये ईवीएम से तो एक पार्टियों को और इस तरह से चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए कि एक बार इसका कोई गलतफहमी दूर हो जाए, नहीं तो हर चुनाव में इसका मसला आता है, तो में चली जाती है। तो 3-4 दिन ईवीएम वहां रहेगी तो बैटरी 60-70% में रह जाती है। जैसे हम भी एक फोन लेके चलते हैं, सवेरे फोन लेते हैं तो 100% होता है, दिन में काम करते हैं, शाम तक वो 60-70 आ जाता है, और लेट आ जाता है। तो 3 दिन 4 दिन बैटरी अंदर रहे और उसमें का ईवीएम 99% रहे और बाकी होगी 60-70% थी। और जिन ईवीएम्स की बैटरी 99% थी उसमें जो वोटों की संख्या थी उसमें सब में बीजेपी की संख्या ज्यादा थी, 80%, 70-80% तक थी। तो उससे एक शक पैदा हो गया और उसकी रिपोर्ट भी कर दी है कांग्रेस के डेलीगेशन ने, इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है, और देखो उसका क्या होता है। तो पर यह एक बड़ी चिंताजनक बात है लोकतंत्र में इस तरह की, कि लोकतंत्र में देखो जनता का जो रुख हो जैसा भी आए वो तो सिर्फ माथे पर अगर टेक्निकली कोई इसमें गड़बड़ हो तो फिर बहुत ही मामला सीरियस हो जाता है। इस मामले में तो मतलब एक मेरे पत्रकार का बड़ा रोचक व्यक्ति आया था, उसने पूछा कि जैसे आपने पूछा कि सिलेक्शन का क्या प्रभाव रहा, क्या रहा इस इलेक्शन में, तो वो बोला इस इलेक्शन में तो टेक्निकली प्रॉब्लम भी रही, मैकेनिकल भी प्रॉब्लम रही और मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी रही तो इस मतलब कि सब तरह की प्रॉब्लम्स रही, सब तरह की फेल चीजें भी सब रही। हाँ, पर अगर मैं इस बात में एक बात और कहना जोड़ना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का पाप हुआ है कोई, या होता आया है या हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा पाप है। इसमें फिर कोई ना तो फिर बीजेपी जीती ना कांग्रेस हारी, इसमें तो फिर भारत की और हरियाणा की जनता हारी और लोकतंत्र हारा। असली बात है, अगर इस तरह की कोई बात अगर जांच में निकलती है या शक भी पैदा होता है, अगर शक भी पैदा हो जाता है ना, तो क्या नाम है, लोकतंत्र में जैसे जज जो हाई पोस्ट है उनके बारे में जैसे एक वो था कि बहुत पुराना एक कहावत है कि लूथर्स वाइफ्स बियॉन्ड द सस्पिशियस, मतलब जो हाई रैंक के लोग होते हैं, मार्टिन लूथर की वाइफ्स के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जो हाई रैंक पे लोग हैं उन पे चर्चा भी होना, शक होना भी बहुत बुरी बात है, मतलब कि इतने पाक होने चाहिए कि उन पे शक भी नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह की बड़ी पाक व्यवस्था है, इस पे होना नहीं चाहिए। पर सर तो जैसे कि हरियाणा अभी अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ऊपर है और बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं, उसके बाद भी ऐसे रिजल्ट आना तो सही नहीं था। बट आपको क्या लगता है कि जो रिजल्ट आए इनका क्या असर पड़ेगा लोगों पे, आम जनता पे क्या पड़ेगा? देखो आपने बहुत ही अच्छी बात कही, मैं इस बात को मिस कर गया था कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हरियाणा इलेक्शन जल गया, बीजेपी जल गया, बीजेपी जीत गई, चलो जीत गई, अब जो रिजल्ट आएगा उसको मान लेना चाहिए। पर जो असली बात तो ये है कि जो इशू थे वो रियल इशू किसान के थे, वो आज भी हैं। जो बेरोजगारी है जो की थी वो आज भी है, जो अग्निवीर की समस्या थी, पेपर लीक की समस्या थी, भर्ती की, वो आज भी है, जो महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो आज भी, वो इशू तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। पर वो सारे इशू इस शोर शराबे में, शैलजा हुड्डा के शोर शराबे में या जो बागियों के शोर शराबे में वो इशू दब गए या वो रह गए। तो इसमें क्या है कि
हम तो ये चाह रहे हैं कि चलो अब जो भी पार्टी आ जाए, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस, पर उन इश्यूज को जरूर एड्रेस करना चाहिए। अगर वो इशू एड्रेस नहीं हुए तो फिर ये जो हरियाणा की जनता है वो जनता हार जाएगी, समझ लो, और कुछ नहीं है। उनका निवारण होना पक्का चाहिए। और दूसरा जो आप पूछ रहे हो कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, राजनीतिक इम्पैक्ट इसका ये आएगा कि अभी दो स्टेट झारखंड और महाराष्ट्र होना, उसके बाद दिल्ली होना है। तो इनका इम्पैक्ट ये आएगा कि जो कांग्रेस का वर्कर का मॉरल बहुत हाई था वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, और बीजेपी की जो पीछे थोड़ा सा डाउन चल रहा था और वो उनका थोड़ा अप हो जाएगा मॉरल वर्कर्स का थोड़ा सा। और दूसरा एक और आएगा जो अलायंस पार्टनर है, जैसे इंडिया के पार्टनर्स अलायंस है कांग्रेस के, उनके पार्टनर दो ही दिन में थोड़े से चारों तरफ से बयान आने लग गए और वो हावी होने लगे। अब कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है, अब टिकट शेयरिंग की और शेयर लेने की, चाहे उत्तर प्रदेश में 10 का इलेक्शन है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे झारखंड का है, और दिल्ली में तो तय हो ही गया कि आप अकेली लड़ेगी और कांग्रेस अलग लड़ेगी। तो वो जो बार्गेनिंग पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और कांग्रेस का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा इस इलेक्शन से कम पड़ जाएगा, जो उसका मॉरल बहुत अप था। वैसे जम्मू कश्मीर का इलेक्शन ठीक है, एनसी और कांग्रेस के फेवर में आ गया है, पर यह बात आ गई है कि मतलब इससे एक रिजल्ट और निकाल रहे हैं कि कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में बीजेपी से टक्कर इतनी नहीं मजबूती से ले पाती, जैसे कि वो अपने सहयोगी जो है उसके साथ लगते हैं, तब वो ठीक से कर पाती है। तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ही आएगा। बिल्कुल। तो सर अल्टीमेटली इन रिजल्ट का पार्टीज पे भी इम्पैक्ट आएगा और आम जनता पे भी काफी इम्पैक्ट आएगा, जो कि हमें आने वाले टाइम में दिखेगा। बस अफसोस इस चीज का है कि जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे, जो अंदाजे लगाए गए थे, उसके जैसे नहीं आए हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो स्टक कर रहे थे, अभी वो क्लियर है। सो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू स्नेहा। और जो व्यूवर्स भी हमें यहाँ तक देख रहे हैं और जिन्होंने इस पूरी बात को देखा समझा, वो अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। उनकी कुछ डाउट या क्वेरी है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।